जय हिंद दोस्तों, मैं डेविड शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार कैरियर क्राफ्ट में। सभी देशवासियों के लिए मेरी तरफ से और मेरे भाई आपके परिवार कैरियर क्राफ्ट की तरफ से मेरे भाई नई साल की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी के लिए मेरे भाई मां सरस्वती से मैं ये प्रार्थना करता हूं कि जो स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं या मेरे भाई जो स्टूडेंट परमानेंट तरीका से मेहनत कर रहे हैं, मां सरस्वती मेरे भाई उनको ज्ञान की प्राप्ति करें। और 2024 का मेरे बच्चे प्रवेश हो चुका है आप लोगों का 2024 में। ये वो साल है जिसके अंदर आपको सफलता प्राप्त करनी है। मैं उम्मीद करता हूं मेरे भाई आप अपने मिशन के अंदर कामयाब होंगे। क्लियर है बातें? आज की जो हमारी क्लास रहेगी, जैसा कि आपको पता है कि मेरे भाई इस क्लास के माध्यम से हम एसएससी जीडी और यूपी पुलिस दोनों को मेरे भाई कंबाइंड टारगेट कर रहे हैं। आज क्लास नंबर मेरे भाई 12 होगी। इसका मतलब 12/1/2023 के शिफ्ट नंबर 4 का मेरे बच्चे हम डिस्कशन करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं ये सब बातें आपको समझ में आ रही होंगी। आगे चलते हैं। ये मेरे भाई आपके लिए, जैसा कि बहुत से स्टूडेंट ये कहते हैं, बोले सर इस क्लास की पीडीएफ कहां मिलेंगी? तो मेरे बच्चे ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगी, जहां से मेरे भाई डाउनलोड कर सकते हैं आप पीडीएफ को। और उसके बाद आप मेरे बच्चे ये कहां से करेंगे? टेलीग्राम चैनल से। ये टेलीग्राम चैनल का मेरे बच्चे बार कोड है, आप स्कैन करके आप जुड़ सकते हैं। और जो स्टूडेंट मेरे भाई यहां से जुड़ना चाहते हैं वो मैथ बाय डेविड सर के नाम से मेरे भाई आप चैनल को सर्च कर सकते हैं और वहां पर मेरे बच्चे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये सब बातें आपको समझ में आ रही होंगी। चलते हैं मेरे भाई। देखो आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो मेरे भाई एसएससी जीडी 2022 की भर्ती, जिसका पेपर 12/1/2023 12/1/2023 शिफ्ट नंबर मेरे बच्चे 4 में जो आए हुए क्वेश्चन है, हम 20 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे बेहतरीन अप्रोच और बेहतरीन सॉल्यूशन के साथ। मैं उम्मीद करता हूं ये सब बातें आपको समझ में आ रही होंगी। आगे चलते हैं, देखते हैं मेरे भाई क्या रहा इस शिफ्ट का हल। क्वेश्चन नंबर मेरे बच्चे फर्स्ट आपके सामने स्क्रीन पर लगा हुआ है, इसका मुझे जवाब बताएं। इसका जवाब क्या होगा? 12/1/2023 शिफ्ट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन से पूछा गया है। तो आप एक बात देख रहे होंगे कि सिंप्लीफिकेशन से एक या दो क्वेश्चन मेरे बच्चे आपको प्रत्येक शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है कि यहां से क्वेश्चन मेरे भाई आपको अवश्य मिलेगा। जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखो क्या कहा है इसने, 197 माइनस 1/9, ये ब्रैकेट लगाया मेरे भाई, ये 42 प्लस, और इस प्रकार से इसको दिया। तो मैंने आपको एक बात ये बताया था कि बोडोमास इस बात को कहता है कि सबसे पहले मेरे भाई आपको यहां पर क्या खोलना चाहिए? आपको कोष्टक खोलना चाहिए। कौन सा कोष्टक? जो सबसे छोटा हो। तो सबसे छोटा कोष्टक मेरे भाई कहां मिलेगा? सबसे अंदर मिलेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आप इसको सॉल्व करेंगे। ये -8 है मेरे साथी, ये प्लस का कितना है? 9। तो ये कितना बचेगा? आप कहोगे सर ये प्लस का 1 बच गया। तो आप ये कहोगे सर ये 56 और 56 में से मेरे भाई एक जोड़ देंगे तो कितना बनेगा? ये 57। चीजें क्लियर है? अब आप ये देखोगे कि भाई ये 57 हो गया और ये क्या हो गया मेरे भाई? 57 हो गया और ये हो गया 108। ये कितना हो गया मेरे भाई? 108। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे साथी, ये 197 माइनस, देखो यहां पर मेरे भाई ये ब्रैकेट लगा हुआ है, ये कितना है? 1/9। ये 1/9 हो गया इंटू। समझ में आ रही होंगी चीजें? देखो अब क्या करोगे आप? तो आप ये कहोगे 56 में यदि इसको जोड़ोगे 57 को तो 8 और 7 कितना होगा जी? 15। और ये कितना हो जाएगा? ये 16, ये 165। 165 जब ये हो जाएगा मेरे भाई, तो मैं ये कहना चाहता हूं यहां से यदि आप इसको सॉल्व करेंगे, देखो यदि आप यहां से इसको पूरा यदि सॉल्व करेंगे तो मेरे साथी यहां पर ये कितना बन जाएगा? ये 19 बन जाएगा, 119 बन जाएगा ये। तो 119 में यदि आप किसको जोड़ेंगे मेरे भाई? 142 को जोड़ेंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आप ऐसे कर लें, देखो इसे, ये कितना हो गया मेरे भाई? देखो इसे ऐसे कर ले, ये हो गया ये। अच्छा ये कितना है मेरे भाई? 42। 42 में यदि मेरे भाई मैं 57 को जोड़ूंगा तो मेरे साथी ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 99 और प्लस का क्या हो गया? ये 108। आप इस प्रकार से इसको सॉल्व कर लें। मैं उम्मीद करता हूं मेरे साथी ये बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ रही होगी। क्लियर हो गई बातें? मैंने इसमें से किया, ये कितना हो गया मेरे भाई? 57। 57 में यदि मैंने 42 को जोड़ा तो कितना बन गया? 99 और 108 ये है। ये मैंने भाई सबसे पहले इस ब्रैकेट को
और फिर इस ब्रैकेट को मैंने पूरा खोला। तो आप यदि इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपको एक चीज दिखेगी, बोले सर ये 9 से तो मेरे भाई 99 11 बार कट गया, और आप यदि 11 में 108 को जोड़ेंगे तो मेरे साथी ये कितना बन जाएगा, आप कहोगे सर ये बन जाएगा माइनस के 119। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूं ये बात मेरे बच्चे क्लियर रूप से समझ में आ रही होगी। अब आप 197 में से 19 को माइनस करेंगे तो मेरे बच्चे आपका जो जवाब बनेगा वो क्या बनेगा, 78। ऑप्शन नंबर करेक्ट फर्स्ट इसका परम सत्य आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ गई होगी। तो इस रेगुलेशन का आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, इसलिए मेरे भाई बोडो मास का एक बार अच्छे से आप रिवीजन करें, जिससे कि आने वाला क्वेश्चन मेरे साथी गलत ना हो सके। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन पर लगा हुआ है, इसका मुझे जवाब बता दे मेरे साथी, इसका जवाब क्या होगा। देखो इसने क्या कहा है कि भाई निम्नलिखित में से वह कौन सी संख्या है जो कितने से मेरे बच्चे विभाजित है, कितने से विभाजित नहीं है, 16 से विभाजित नहीं है। तो अब मेरी बात को एक बात सुनना मेरे भाई, 16 की डिविजिबिलिटी यह कहती है कि यदि मैं मेरे साथी लास्ट के यदि 4 नंबर पकड़ लूं और उस यदि 4 नंबर में मेरे भाई 16 से डिवाइड हो जाए तो वह संख्या पूरी तरह मेरे भाई क्या होगी, 16 से डिविजिबल होगी। और जो संख्याओं के मेरे भाई लास्ट के 4 डिजिट 16 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं तो मेरे भाई वह संख्या 16 से पूरी तरह डिविजिबल नहीं होगी। जैसे आपको पता होगा 4 की डिविजिबिलिटी का मेरे बच्चे रेगुलेशन यह होता है कि यदि लास्ट के 2 डिजिट यदि 4 से पूरी तरह डिविजिबल हो जाए तो वह मेरे बच्चे संख्या पूरी तरह 4 से डिविजिबल होगी। 8 की बात करूंगा मैं 8 की, तो लास्ट के यदि 3 डिजिट 8 से पूरी तरह डिविजिबल हो तो मेरे बच्चे वह संख्या 8 से पूरी तरह डिविजिबल होगी। लास्ट के 4 डिजिट यदि 16 से पूरी तरह डिविजिबल है तो वह संख्या मेरे बच्चे पूरी तरह 16 से डिवाइड हो जाएगी। तो यहां इसने 4 संख्या दे रखी है। देखो लास्ट के यदि 4 संख्याओं की मैं बात करूं तो मेरे साथी इसमें यदि मैं सपोज करो 16 से भाग दूंगा तो देखो 16 से ये पूरा कट जाएगा, 16 पंजे 80 और मेरे भाई ये 26 हो गया। ये 16 से मेरे भाई पूरी तरह नहीं कटेगी। अब मेरी बात को सुनना, अब देखो यहां आप यदि इसमें डिविजिबल करोगे 16 से तो 16 एकन 16 एक बचा 15 हो गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि कौन सी संख्या पूरी तरह मेरे बच्चे डिविजिबल नहीं होगी, तो पूरी तरह जो डिविजिबल नहीं होगी वो ऑप्शन नंबर करेक्ट फर्स्ट होगा। बाकी मेरे बच्चे प्रत्येक संख्या यहां पर 16 से डिविजिबल हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने मेरे साथी स्क्रीन पर लगा हुआ है, इसका मुझे जवाब बता दें कि इसका जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब क्या होगा, इसका मुझे जवाब बताएं। देखो क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ये मेरे भाई परसेंटेज का क्वेश्चन है, इलेक्शन टाइप से लिया गया है, चुनाव वाले टाइप से। क्या कहा है इसने, मेरी बात गौर से सुनो। क्वेश्चन नंबर 3 इस लैंग्वेज के क्वेश्चन मेरे साथी आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। क्या कहा है इसने, 2 मेरे भाई कैंडिडेटों के बीच में एक इलेक्शन हुआ। एक उम्मीदवार को टोटल वैध मतों के लिए 48% मत मिले और 18% अवैध थे। यदि मेरे भाई कुल मतों की संख्या कितना है मेरे भाई 17,500 थी, तो दूसरे उम्मीदवार को मिलने वाले वैध मतों की मेरे बच्चे संख्या ज्ञात कीजिए। इसने यह कहा है कि मेरे भाई कोई इलेक्शन हुआ है और उस इलेक्शन में टोटल जो मेरे भाई मैं ये कहना चाहता हूं जो बैलेट वोट थे उसके 48% वोट मिले और 18% मेरे साथी क्या कर दिए, इन्होंने अनवैलिड कर दिए हैं, 18% अनवैलिड कर दिए हैं। यदि कुल मेरे बच्चे मतों की संख्या यदि इतनी दे रखी है तो दूसरे उम्मीदवार को मेरे बच्चे कितने वोट मिले। अब मेरी बात थोड़ा गौर से एक बात यह सुनना कि जैसे आपको पता है कि मेरे भाई किसी भी जगह पर कोई इलेक्शन होता है तो उस वहां की वोटिंग लिस्ट जो होती है वो अपने आप में 100% होती है। इलेक्शन जिस दिन होना था वोटिंग लिस्ट आई अपने आप में 100%। फिर उसके बाद मेरे बच्चे कुछ मतदाता ऐसे होते हैं जो वोट नहीं डालते, तो वो ये कहता है कि मेरे भाई इसमें इतने % वोट नहीं डाले गए। कुल मिला के हार और जो जीत होती है ना वो हमेशा मेरे साथी बैलेट वोट पर होती है। किस पर, बैलेट वोट पर, वैध मतों पर। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, मेरी बात थोड़ा गौर से सुनना, एक लाइन में खत्म करूंगा ऐसे में कि मेरे भाई वोटिंग लिस्ट में वोट थे 17,500। क्लियर बात है। अच्छा एक बात बताओ, इसने क्या बात कहा है कि ये 48% जो वोट मिले हैं ना वो कौन से वोट मिले हैं, बैलेट।
मैं ये कह सकता हूं कि मेरे साथी यदि 100 वोट पड़े होंगे तो उसमें से 18 वोट तो मेरे भाई अनवैलिड होंगे, जो रिजेक्ट कर दिए गए होंगे, जो इलेक्शन जो कमीशन का जो रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग नहीं होंगे, उनको अनवैलिड घोषित कर दिया गया होगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे भाई कि 100 वोट सपोज करो पड़े, उसमें से कितने वोट ऐसे थे जो कि मेरे भाई अनवैलिड थे? आप कहोगे 18, 100 में से 18 मेरे बच्चे रिजेक्ट कर दिए, कितने मिले? 82। इसके बाद इसने क्या बात कहा कि 48% मेरे बच्चे क्या हुआ इसको वोट मिले। किसको? मेरे भाई इस कैंडिडेट को जिसे 48% मिल रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं इसको 48 मिल गए, तो 100 में से इसको 48 मिले, इसका मतलब मेरे बच्चे दूसरे को कितने मिले होंगे? 52, क्योंकि सेकंड वाले की बात कह रहा है। ये 48 मिले, 100% होता है, दूसरे को 52 मिले होंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे, तो कैलकुलेशन करोगे तो एक बात ये देखोगे कि भाई एक काम करो, यहां से ये 00 से 00 खत्म हो गया, क्लियर है। 25 से काटूंगा तो मेरे बच्चे 7 बार कटेगा, और 25 से काटूंगा तो मेरे साथी ये 4 बार कटेगा। 4 से काटूंगा 52 को तो 13 बार कटेगा। अब मेरी बात सुनना गौर से, ये कहना क्या चाहता है? अब मैं ये कह सकता हूं आपसे, देखो ये कितना हो गया, 3 दूनी 6, और साचिंग कितना हो गया? 42। जिसका यूनिट डिजिट 2 होगा मेरे बच्चे, उसका ये आंसर होगा। यहां से ये तो खत्म हो गया और मेरे साथी ये खत्म हो गया। आगे की कहानी क्या बनी इसे देखें आप। मैं ये कह सकता हूं कि भाई अब ये कितना हो जाएगा? 3, 2, 5 और एक कितना हो गया? 6। इसका मतलब 62। तो 62 तो कहां दिख रहा है मेरे बच्चे? ऑप्शन नंबर करेक्ट डी में। यदि आप 13, 82 और मेरे बच्चे 7 का गुणा करेंगे तो ये 7662 होगा। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ गई होगी। तो हार जो जीत होती है हमेशा किस पर होती है मेरे बच्चे? वैलिड वोटों पर, वैध वोटों पर। तो इस लैंग्वेज के साथ मेरे बच्चे आप इन क्वेश्चनों को निकालेंगे तो गलती होने की संभावना कम रहेगी और मेरे बच्चे आसानी के साथ आप ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पर लगा हुआ है। मेरे साथी इसका मुझे जवाब बता दें कि इसका जवाब क्या होगा। यह एक अच्छी लैंग्वेज का क्वेश्चन है और मेरे भाई यह आपसे पूछा गया है शिफ्ट नंबर 4 के अंदर। अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या कहा है इसने। इसने यह कहा है कि 3 उम्मीदवार हैं मेरे भाई, ए, बी और सी के बीच में मेरे भाई क्या होता है? इलेक्शन होता है। पंजीकृत मतदाताओं में, इसका मतलब वोटिंग लिस्ट में से मेरे भाई 80% मतदाता मतदान किया गया और मेरे भाई सूची है, ये सूची मत वैध मत थे। इसका मतलब जितने वोट पड़े ना वो मेरे भाई कैसे मत थे? वो वैलिड वोट थे। इसका मतलब जितने वोट पड़े वो सब सही थे। उम्मीदवार बी को ए से मेरे भाई 50% क्या मिलते हैं मेरे बच्चे? मत कम मिले। और सी एवं बी द्वारा हासिल किए गए मतों की संख्या के बीच का जो अंतर है वो 10,000 था। क्लियर है। यदि मेरे भाई बी को ए से 10% मत अधिक मिले, बी को सी से 10% मत अधिक मिले, तो मेरे भाई मतदाता पंजीकृत सूची में कितने वोट थे? ये एक अच्छा क्वेश्चन है। मेरी बात गौर से सुनो। कहानी है मेरे भाई 3 व्यक्तियों के बीच में। व्यक्ति कौन कौन है? एक तो ए है मेरे साथी, एक बी है और एक कौन कैंडिडेट है मेरे भाई? सी। मेरी बात थोड़ा गौर से सुनना। क्वेश्चन जो पूरा फंसा हुआ है, एक तो मेरे भाई क्वेश्चन यहां फंसा हुआ है और एक क्वेश्चन जो फंसा हुआ है मेरे भाई वो यहां फंसा हुआ है। जिस स्टूडेंट ने ये 2 लाइनों को समझ लिया वो आसानी के साथ में मेरे बच्चे क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकता है। अब मेरी बात सुनना, मैं कहना क्या चाहता हूं। इसने क्या कहा कि भाई बी को सी से 10% मत अधिक मिले। किसको? बी को। किसको? सी से। अब देखो यहां उम्मीदवार बी को ए से 50% मेरे भाई क्या मिले? मत कम मिले। अब मेरी बात को थोड़ा गौर से सुनना। मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे भाई 10% का मतलब क्या हुआ? आप कहोगे सर 10% का मतलब ये हुआ 1/10। क्लियर है बातें? अब यदि मेरे भाई 10 वोट यदि सी को मिलते हैं ना तो उससे 1 वोट ज्यादा मिलता है किसको? मेरे बच्चे बी को। क्लियर है। अब बी को 10% वोट मेरे भाई अधिक मिलते हैं तो 10 का मतलब ये हो गया कि सी को 100 मिलते हैं तो मेरे भाई बी को 110 मिलेंगे। और यदि रेशियो के अकॉर्डिंग चलोगे, इसको 10 मिलेंगे मेरे साथी तो इससे 1 ज्यादा मिलेगा, इसका मतलब बी को 11 मिलेंगे। अब मेरी बात सुनना गौर से। अब क्या कहा इसने मेरे भाई? उम्मीदवार बी को ए से 50% मेरे बच्चे क्या मिलते हैं? कम मत मिलते हैं।
तो बी को ए से 50% मत कम मिलते हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे भाई ए से जस्ट आधे मिलते होंगे बी को। तो बी को यदि 11 मिले हैं तो ए को कितने वोट मिलेंगे मेरे साथी? 22। समझ में आ गई होगी चीजें, मैं उम्मीद करता हूं। मेरे भाई ए को बी को सी से 10% ज्यादा और बी को ए से 50% कम मिलते हैं, तो इसको 10 मिलते हैं तो उसको 11 मिलेंगे, और इसको यदि 50% कम मिलते हैं तो मेरे बच्चे बी से ए को 50% ज्यादा भी मिलते होंगे, इसका मतलब दूना। अब क्या कहा है इसने? अब इसने एक चीज और कहा, बी और सी के द्वारा हासिल किए गए मत। किसके द्वारा? बी और सी। तो मैं ये कह सकता हूं बी और सी के द्वारा हासिल किए गए मत। तो मैं बी और सी का मेरे बच्चे कितने का अंतर है? आप कहोगे 1 का। 1 की वैल्यू कितनी है मेरे साथी? 1 की वैल्यू कितना दे रखा है इसने? 10,000। 1 की वैल्यू कितना दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे बच्चे? 10,000। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ रहे होंगे। तो अब इसने एक बात कहा है कि मेरे भाई मतदाताओं में 80% में से मतदान किया गया, तो अब मुझे कहां पहुंचना है मेरे भाई? मतदान पर। किस पर? टोटल पर। तो एक बात बताओ, ये 22, ये कितना हो गया? 33, और 10 मेरे साथी कितना हो गया? 43। ये कितना हो गया मेरे भाई? 43 हो गया। अब मेरी बात को थोड़ा गौर से सुनना। इसने कहा है मेरे भाई कितना मतदान हुआ मेरे भाई? 80%। तो 80% की यदि वैल्यू की फ्रैक्शन की बात करोगे तो आप कहोगे सर 4/5। यदि टोटल वोट यदि मेरे साथी टोटल वोट यदि 5 थे ना, उसमें से मेरे भाई कितने वोट पड़े थे? 4। और आप देख रहे होंगे कि ये 1 यूनिट की वैल्यू मेरे भाई कितना है? 10,000। तो मेरे साथी 43 यूनिट की वैल्यू कितना बन जाएगा? ये बन जाएंगे मेरे भाई 43,000। 43 नहीं, 4,30,000 वोट मिल जाएंगे। कैसे? ये 1 यूनिट की वैल्यू है, तो 43 यूनिट की वैल्यू ये बन गया। अब मुझे एक बात बताओ, मैं ये कहना चाह रहा हूं, इस 4 यूनिट की वैल्यू कितना बन रहा है? 4 यूनिट की वैल्यू बन रहा है मेरे बच्चे 4,30,000। अब 1 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है, तो आप जब 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो आप ये कहेंगे सर भाग दो इसमें। यदि इसके अंदर मेरे साथी मैं भाग दूंगा तो अब आप ये कहोगे ये कितने बार गया? 10 बार 40 हो गया, 43 हो गया, 0 हो गया, ये हो गया मेरे भाई 7 हो गया, 7 चौक 28, ये क्या हो गया मेरे भाई 5, और ये क्या हो गया आपका 0। क्लियर है बातें? ये क्या हो गया? 0, और यहां मेरे भाई 1 0 और बचा। 1 यूनिट की वैल्यू क्या बनेगा? 1,07,500। तो अब आपको कितने यूनिट की वैल्यू निकालनी है? आपको जो निकालना है मेरे बच्चे 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके सामने इतना है। 1 यूनिट की वैल्यू आपके सामने मेरे बच्चे इतना दे रखा है। क्लियर हो गई? तो अब आप एक देखो, ये कितना हो गया? 0, ये 0, ये 25 का 5 हो गया, 2 कैरी, तो ये कितना हो गया? 35, और 2 कितना हो गया? 37। ये कितना हो गया मेरे भाई? ये 37 हो गया, और 5 एकन क्या हो गया? 5। 5,77,500। 5,77,000 मेरे भाई, 5,37,000, 5,37,000, 5,37,000, ये 7 नहीं, ये 3 है। 5,37,500। ऑप्शन नंबर करेक्ट मेरे साथी कितना बन जाएगा? डी बन जाएगा। तो इस लैंग्वेज का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, आसान तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि भाई इसको इतना मिला, इसको इतना मिला। ये एक अच्छी लैंग्वेज का क्वेश्चन था। मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको क्लियर रूप से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो मेरे बच्चे ये आपका परिवार है, आपका दायित्व बनता है इसे आगे बढ़ाना। चैनल को जिन स्टूडेंट जो हमारे साथ जुड़े हुए हुए हैं या फिर मेरे बच्चे क्लास को देखते हैं, यदि आपको क्लास पसंद आती है तो चैनल को मेरे बच्चे सब्सक्राइब करें और क्लास को भी आगे शेयर कर दें। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है मेरे साथी, इसका मुझे जवाब बता दें, इसका जवाब क्या होगा। यह लॉस एंड प्रॉफिट का क्वेश्चन है, और मेरे भाई इस कंसेप्ट का क्वेश्चन बार बार एग्जाम में देखने को भी मिलता है। मेरे साथी इसका मुझे जवाब बता दें, इसका जवाब क्या होगा। शिफ्ट नंबर 4 का 5वां क्वेश्चन है। क्या कहा इसने कहा एक व्यापारी को किसी वस्तु के मेरे बच्चे एमआरपी पर 20% की मेरे साथी छूट देने के बाद कितने का प्रॉफिट होता है? छूट देने के बाद में 12% का मेरे भाई प्रॉफिट होता है। यदि मेरे भाई कोई छूट ना देकर वह वस्तु अंकित मूल्य पर ही बेची जाए तो मेरे साथी प्रॉफिट का परसेंटेज क्या होगा। तो अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर से सुनना। इसके अंदर आपको ये एक वर्ड नजर आ रहा होगा कि यदि कोई छूट ना दी जाए, तो अब मेरी बात को ये गौर से सुनना। यदि कोई एमआरपी प्राइस है
और उस पर यदि कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा है तो वो एमआरपी प्राइस ही मेरे बच्चे कौन सा प्राइस हो जाएगा? सेलिंग प्राइस। यदि किसी एमआरपी पर कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा है तो मेरे भाई एमआरपी प्राइस ही कौन सा प्राइस होगा? सेलिंग प्राइस। तो अब इसने क्या कहा है मेरे भाई, देखो ये तो बन गया मेरे भाई, इधर देखो, ये तो बन गया कॉस्ट प्राइस और ये बन गया मेरे साथी एमआरपी। अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर से सुनना। मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था छोटा सा, कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का रिलेशन। कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का रिलेशन, कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का रेशियो 100 माइनस डिस्काउंट की परसेंटेज मेरे बच्चे कॉस्ट प्राइस मिलता है, 100 प्लस प्रॉफिट की परसेंटेज या 100 माइनस लॉस की परसेंटेज बच्चे क्या मिलता है आपको? एमआरपी मिलता है, मार्केटिंग प्राइस। तो अब मुझे एक बात बताना आप कि यदि मेरे भाई छूट दी है उसने 20% की, तो इसका माल मेरे भाई ये बन जाएगा क्या? 80। 100 में से 20, 100 में 12 को जोड़ दिया तो मेरे भाई एमआरपी बन जाएगा 112। अब आप ये कहोगे कि मेरे भाई इसे चाहिए प्रॉफिट की परसेंटेज, और प्रॉफिट की परसेंटेज आपको जब मिलेगी जब आपके पास कॉस्ट प्राइस और एमआरपी हो। इसने एक बात और कही है कि मेरे भाई इस पर यदि कोई डिस्काउंट ना दिया जाए, तो मैंने जैसे आपको बताया कि किसी एमआरपी पर कोई मार्केटिंग प्राइस पर मेरे साथी यदि डिस्काउंट नहीं दे रहा है तो वो कौन सा प्राइस बन जाएगा? वो सेलिंग प्राइस। एमआरपी ही कौन सा प्राइस बन गया? सेलिंग प्राइस। तो एक बात बताओ मुझे, 80 रुपए का सामान खरीदा और मेरे भाई 112 में ये क्या कर दिया? बेच दिया, तो इसे प्रॉफिट कितने का हुआ? आप कहोगे सर 32 रुपए का। कितने रुपए पर? आप कहोगे 80 रुपए पर, और इंटू क्या हो गया है? 100। आप चाहते तो मेरे बच्चे ऊपर भी रेशियो इसका बना सकते थे, तो 0 से तो 0 खत्म, और मेरे साथी इस 8 से 32 4 बार खत्म। कितने परसेंट का प्रॉफिट हो जाएगा मेरे साथी? ये 40% का। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ गई होगी। तो इस कंसेप्ट का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, गलती नहीं करना है, इसको एक बार अच्छे से पढ़ना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हो मेरे भाई, इस शिफ्ट में ये कौन सा क्वेश्चन है मेरे भाई? ये तीसरा क्वेश्चन है। ये मेरे भाई वस्तुओं वाला क्वेश्चन है कि इतनी वस्तु मेरे बच्चे खरीदी, इतने में उसने बेच दी। तो इसके लिए एक शानदार सा कंसेप्ट मैंने आपको बताया था कि मेरे भाई जब तक आप मेरे बच्चे कोई प्रॉफिट या लॉस के बारे में नहीं जान सकते, जब तक मेरे पास आर्टिकल या वस्तुओं की संख्या कैसी ना हो? बराबर ना हो। तो अब इसने एक बात कहा है, ये मेरे भाई 12/1/2023 शिफ्ट नंबर 4। मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे भाई, एक तो बनेगा कॉस्ट प्राइस और एक बनेगा सेलिंग प्राइस। सुनना मेरी बात गौर से। इसने कहा है मेरे बच्चे, एक कोई विक्रेता 10 रुपए में मेरे बच्चे क्या खरीदता है? ये 15 वस्तुएं खरीदता है। तो आप यहां रेशियो भी बना सकते हो, 5 से काटोगे 2 हो जाएगा, और 5 से काटोगे मेरे साथी कितना हो जाएगा? 3। तो आपको कुछ नहीं करना, आर्टिकल की संख्या को तो मेरे साथी ऊपर रखना है, आर्टिकल की संख्या को नीचे रखना है, और प्राइस को ऊपर रखना है। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई 2 रुपए में इसने मेरे साथी कितनी खरीदी? 3। अब देखो, फिर इसने कहा 15 रुपए में 10 वस्तुएं मेरे भाई क्या करता है? बेचता है। तो देखो मैं ये कहूंगा 5 से काट दिया 3 बार और 5 से काट दिया 2 बार। तो मैंने आपको एक ही चीज ये बताया था कि मेरे भाई आपको क्या करना है? प्राइस को तो ऊपर रखना है। तो प्राइस को ऊपर देखेंगे तो ये 3 हो गया। ये 3 रुपए में कितनी बेच दी? 2। 2 रुपए में 3 खरीदी और 3 रुपए में 2 बेच दी, तो इसे तो प्रॉफिट होगा। यदि यहां पर कोई वस्तुओं की बात आएगी तो आप देखोगे आर्टिकल नीचे है, 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 6। अज्यूम की हुई आर्टिकल वैल्यू कितनी बन जाएगी मेरे भाई? 6। अब आपको क्या निकालना है? प्रॉफिट और लॉस। अब यहां मेरी बात गौर से सुनना, आप यहां पर गुणा करोगे, 2 का गुणा करोगे 2 में, 4 रुपए तो कॉस्ट प्राइस हो गया, और 9 रुपए मेरे बच्चे क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। 4 रुपए का मेरे भाई खरीद कर 5 रुपए में बेच दिया, कितने का फायदा? 5 का। कितने पर मेरे भाई? 4 पर। परसेंटेज निकालना है तो मेरे भाई 100 से मल्टीपल किया, ये क्या हो गया मेरे भाई? ये प्रॉफिट परसेंटेज। यहां से इसको काटा 25। 25 में यदि 5 का गुणा करूंगा तो कितना बन जाएगा मेरे भाई? 125। इसे मेरे भाई कितने परसेंट का प्रॉफिट हो जाएगा? इसे 125% का प्रॉफिट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सबसे शानदार तरीका है मेरे भाई, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो या कितने भी बार खरीद रहा हो या कितने भी बार मेरे बच्चे बेच रहा हो, यहां से मेरे बच्चे आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसका मुझे जवाब बताएं, इस क्वेश्चन का मुझे जवाब बताएं, इसका जवाब क्या होगा? ये क्या है मेरे भाई?
देख रहे हो, लॉस एंड प्रॉफिट और डिस्काउंट का चौथा क्वेश्चन क्या कहा है इसने, किसमें, शिफ्ट नंबर 4 में। मैं ये कहना चाह रहा हूं एक्स एक वस्तु 12% और मेरे बच्चे 8% की, दो मेरे बच्चे लगातार छूट दे रहा था, जबकि बाई मेरे बच्चे समान वस्तुओं पर 20% का क्या दे रहा था, फ्लैट छूट दे रहा था। एक्स और बाई द्वारा दी गई कुल छूटों के बीच का मेरे बच्चे क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो ये एक आसान क्वेश्चन है। आप मेरे भाई पहले तो इसने 2 लगातार छूट दी, तो आप ये देखोगे मेरे भाई ये 12 और 8 20 हो गया। तो आपके दिमाग में एक बात जाएगी, बोले गुरुजी ये तो कुछ नहीं बन रहा है, ये बराबर बन रहा है। नहीं मेरे भाई, इफेक्टिव रेट लगाओ आप मेरे बच्चे सक्सेसिव डिस्काउंट लगाओ। देखो मैं ये कहूंगा ये एक्स है, ये एक्स है, ये मेरे भाई कितना 12। तो आप ये देखोगे इसको यदि इफेक्टिव रेट के द्वारा करोगे तो आप ये कहोगे सर ये 12 + 8 प्लस हो गया मेरे बच्चे 12 × 8 डिवाइडेड बाई 100। मैं उम्मीद करता हूं मेरे बच्चे ये बात समझ में आ रही होगी। 12 और 8 20 और 12 अट्ठे कितना हो गया मेरे भाई 96। मैं ये कह सकता हूं मेरे भाई इसे कितने % का इसका इफेक्टिव रेट बनेगा, आप कहोगे सर इसका जो ब्याज बनेगा वो बनेगा मेरे साथी 20.96%। ये इफेक्टिव रेट इसको इतना मिला, परंतु मेरे भाई बाई ने सिर्फ एक ही बार कितने % पे दिया है, 20% पर। तो मैं यदि बाई की बात करूंगा कि भाई बाई कितना बन जाएगा, ये 20% बन जाएगा। तो इसके डिफरेंस की बात कही है अब, तो आप डिफरेंस को यहां से निकाल सकते हैं कि 20.96 में से 20 जाएगा तो मेरे साथी कितना आ जाएगा, ये 0.96%। 0.96% ऑप्शन नंबर करेक्ट ए इसका परमसत आंसर होगा। तो इतनी छोटी सी बात आपसे पूछी थी और आपको इतना पता होना चाहिए। क्लियर हो गई बात। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने स्क्रीन पर लगा हुआ है। मेरे बच्चे इसका मुझे जवाब बता दे कि इसका जवाब क्या होगा। देखो क्या कहा है इसने मेरे भाई शिफ्ट नंबर 4 में, ये 5वां क्वेश्चन है लॉस एंड प्रॉफिट के द्वारा। क्या कहा गया है कि एक व्यक्ति मेरे भाई 2 वस्तुओं को एक ही मूल्य पर क्या करता है मेरे साथी, खरीदता है, और एक को तो मेरे भाई 10% के लाभ पर और दूसरे को 5% की हानि पर क्या किया है मेरे बच्चे, बेच देता है। यदि दोनों विक्रय मूल्यों के बीच में मेरे भाई कितने रुपए का अंतर है, 60 रुपए का अंतर है, तो वस्तुओं का मेरे बच्चे कॉस्ट प्राइस का योग क्या होगा। अब इसने एक बात कहा है कि एक कोई व्यक्ति मेरे भाई एक ही मूल्य पर 2 सामान खरीदता है, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये तो हो गया मेरे साथी कॉस्ट प्राइस और ये हो गया मेरे भाई आपका सेलिंग प्राइस। तो यदि कोई सामान 100 रुपए में खरीदा होगा, अब उसके बाद इसने क्या कहा है, कितने % का फायदा हुआ है मेरे भाई, 10% का। तो 100 रुपए का सामान कितने में बेच दिया होगा मेरे भाई, 110 रुपए में। सेकंड कंडीशन में भी यही बात हुई कि मेरे भाई सेम कॉस्ट प्राइस है, इसका मतलब यहां भी 100 रुपए होगा और इसे लॉस हो गया है कितने % का मेरे भाई, 5% का। तो 100 का सामान कितने में बेचा होगा, 95 रुपए का। क्लियर है। और ये जो मेरे भाई इनका जो सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस आया है वो 60 रुपए। तो देखो ये 110 है और ये मेरे बच्चे 95। तो मैं ये कह सकता हूं पहले के अकॉर्डिंग कितनी कमी हुई, आप कहोगे सर 15 की। कितने की, 15 की। 15 की वैल्यू दे रखा है मेरे बच्चे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 60 रुपीज। तो 15 की वैल्यू 60 है, तो एक की वैल्यू मेरे साथी क्या हो जाएगी, 400। अब इसने कहा है कि मेरे भाई टोटल कॉस्ट प्राइस, तो 100 और 100 मेरे भाई ये कितना हो गया, 200। एक यूनिट की वैल्यू कितना है मेरे भाई, 4। तो 200 यूनिट की वैल्यू मेरे साथी कितने रुपए हो जाएगी, 800 रुपए। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आई होगी। ऑप्शन नंबर करेक्ट मेरे साथी डी इसका परम सत्य आंसर होगा। क्लियर है चीजें। तो इस लैंग्वेज के, इस टाइप के क्वेश्चन मेरे बच्चे आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। मेरी कोशिश यही है कि एक बेहतरीन सॉल्यूशन के साथ, बेहतरीन अप्रोच के साथ में मैं आपको मेरे बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं उनका मेरे बच्चे एक बेहतरीन तरीका से मैं आपको सॉल्यूशन दूं, जिससे कि कम टाइम में आप मेरे बच्चे टाइम को बचाते हुए अपनी चीजों को पूरा कर पाए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर मेरे बच्चे नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने स्क्रीन पर लगा हुआ है। मेरे साथी इसका मुझे जवाब बता दे कि इसका जवाब क्या होगा। बताएं इसका जवाब क्या होगा। देखो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, शिफ्ट नंबर 4 में पूछा गया क्वेश्चन है। इधर देखना, इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है मेरे बच्चे, किस्तों का क्वेश्चन है। 2 वर्षों के लिए
10% के मेरे बच्चे, 10% के वार्षिक मेरे बच्चे चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कितना, 1.5 लाख रुपए, कितने रुपए मेरे बच्चे, 1.5 लाख रुपए का ऋण लिया गया। ब्याज है मेरे बच्चे कैसा है, वार्षिक रूप से है, ईयरली है पूरा मेरे भाई, चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाता है, जिसका भुगतान मेरे बच्चे समान वार्षिक किस्तों में किया जाना है। और किस्तों का मेरे बच्चे भुगतान प्रत्येक वर्ष के अंत में किया जाना है। समान वार्षिक किस्त का मान मेरे बच्चे क्या है, आपको यहां ज्ञात करना है। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ रही होगी। अब मेरी बात थोड़ा सा गौर से यह सुनना। अब एक बात बताओ, रेट कितना है? रेट है मेरे साथी 10%। रेट कितना है? 10%। यदि 10 की मैं बात करूं, इसकी यदि भिन्न बनाऊंगा तो मेरे साथी ये क्या हो जाएगा, 1/10। और किस्तों की संख्या के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, क्या तो मेरे भाई प्रिंसिपल देगा तो किस्तों की संख्या को इक्वल रखेगा। जब प्रिंसिपल पूछेगा तो वहां पर मेरे बच्चे इंस्टॉलमेंट की संख्या को आपको इक्वल करना है, तो आप प्रिंसिपल तक पहुंच पाएंगे। एक चीज और बताई थी मैंने इसके बारे में कि जो हमारा अमाउंट है ना, वही मेरे बच्चे हमारा इंस्टॉलमेंट है, वही मेरे बच्चे हमारी किस्त है। क्यों? क्योंकि ब्याज, जब हम किसी भी चीज का ब्याज किस्त देते हैं तो उसमें एक तो वो रुपए होते हैं जो हमें देने होते हैं, और एक वो रुपए होते हैं जो उन रुपयों पर ब्याज लगा होता है मेरे बच्चे, तो वो क्या बन जाता है, अमाउंट। अब मैं ये कह रहा हूं, ये तो बन गया प्रिंसिपल और ये बन गया मेरे साथी अमाउंट। अब मुझे एक बात बताओ, पहले साल मेरे भाई कितने रुपए थे प्रिंसिपल? 10 रुपए। 1 रुपए ब्याज लग गया मेरे भाई, कितने रुपया हो गया अमाउंट? 11 रुपए। अब मेरी बात सुनना गौर से थोड़ा सा। सेकंड ईयर में कहानी क्या हो जाएगी कि इसका स्क्वायर हो जाएगा। सेकंड ईयर में मेरे भाई 10 का स्क्वायर 100 हो गया और 11 का स्क्वायर हो गया मेरे बसाती 121। अब मेरी बात को थोड़ा गौर से सुनना। मैं कहना क्या चाहता हूं, इसने मुझसे एक बात कहा है कि भाई जो किस्त देता है ना, वो बिल्कुल कैसा देता है, समान रूप से देता है, प्रत्येक किस्त बराबर है। तो यहां तो किस्त इसने 121 दी है, यहां पर 11 दी है, तो मेरे साथी 11 से यहां गुणा करना पड़ेगा, तो 121 यहां हो जाएगा, 121 यहां हो जाएगा। अब आपको मेरे भाई 11 का गुणा यहां भी करना पड़ेगा, तो मैं ये कह सकता हूं, यह कितना हो जाएगा मेरे साथी, ये 110 हो जाएगा। अब यदि आप प्रिंसिपल की बात करेंगे, 110 और 100, यह कितना हो गया मेरे साथी, 210। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 210 नहीं है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे साथी ये 1,50,000 है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, मेरी बात थोड़ा गौर से सुनना, कि एक यूनिट की यदि वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी तो आप ये कहोगे सर ये तो हो गया 1,50,000 डिवाइडेड बाई एक यूनिट की वैल्यू, आप यही तो कहोगे कि जी 210 की वैल्यू कितना है, 1.5 लाख है, तो एक की वैल्यू कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर एक की वैल्यू हो जाएगा 1.5 लाख डिवाइडेड बाई 210। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है मेरे बच्चे समान वार्षिक किस्त। तो इसका मतलब आपको कितने यूनिट की वैल्यू निकालना है, आपको निकालना है 121 यूनिट की वैल्यू। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, आप आंसर तक पहुंचेंगे। तो मैं आपसे यही बात कहना चाह रहा हूं कि भाई यदि मैं एक यूनिट की बात कहूं तो एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी मेरे भाई 1.5 लाख डिवाइडेड बाई 210, और मुझे प्रत्येक किस्त की संख्या निकालनी है, और प्रत्येक किस्त कितने की है, 121 के। कितने की है मेरे भाई, 121 के। अब यहां से अब मेरी बात को थोड़ा गौर से सुनना, यहां से यदि मैंने इसको काट दिया, क्लियर है, 3 से काट दिया मेरे भाई 7 बार, और 3 से काट दिया मेरे भाई, ये हो गया जी 5,000 हो गया। अब यहां से हम क्या करेंगे कि यदि मैं इसको काटूंगा तो ये क्या हो जाएगा 1, और 7 से इसमें पूरी तरह भाग चला जाएगा। इसका मतलब यह हुआ यूनिट डिजिट तो 7 होना चाहिए। तो देखो एक तो ये खत्म हो गया और एक मेरे भाई ये खत्म हो गया। तो आप यदि यहां से पूरा करेंगे तो आप एक काम कर लें, देखो यहां से यदि मैं इसे काटूंगा 7 से, तो ये 7 एकन 7 हो गया, समझ में आ गई, और 7 7 49 हो गया, 7 बन गया ये यहां से पॉइंट, तो 49 हो गया, 51 हो गया, तो 51 हुआ मेरे भाई, 49 गया यहां से 2 हुआ 20, 7 दूनी 14 हो गया। अब आप यदि इसका गुणा करेंगे तो ये कितना बन जाएगा मेरे भाई, इसका गुणा, तो ये कितना हो गया, यूनिट डिजिट 7 बन जाएगा, यूनिट डिजिट 7 बनेगा। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, ये कितने बार गया, एक बार, कितना बचा 5, 49 हो गया, बचा कितना 2, 20 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, बचा कितना 6, 0 हुआ, और ये कितना हो जाएगा 8 7 56 हो जाएगा। यदि अप्रोक्सीमेटली गुणा करेंगे तो मेरे साथी इसका जो जवाब होगा वो क्या बन जाएगा, 86,428.57। मैं उम्मीद करता हूं
समझ में आ गई होगी बातें। ये 7 यूनिट डिजिट 5 यहां पर आ गया, इसका जवाब ये हो गया। क्लियर हो गई बातें। बाकी आप इसे आगे मेरे भाई अपने हिसाब से सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो इस लैंग्वेज को क्वेश्चन मिलेंगे, गलती नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर मेरे बच्चे इसका 10 का जवाब बताएं। क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब क्या होगा? देखो क्या कहा है इसने। यह कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है और मेरे भाई इस लैंग्वेज के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। लारा ने एक बैंक में कितने रुपए मेरे बच्चे 8,000 रुपए की क्या की, एक मेरे बच्चे अपनी प्रिंसिपल जमा किया, कुछ राशि जमा की, जिस पर उसे किसके मेरे भाई हाँ पर ली छमाही रूप से चक्रवृद्धि ब्याज जाने वाला 10% मेरे भाई 10% वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। वह कितने महीने का 18 महीने के बाद कितने रुपए मेरे बच्चे प्राप्त करेगा? शिफ्ट नंबर 4 में कंपाउंड इंटरेस्ट का मेरे बच्चे इस शिफ्ट में पूछा गया है, दूसरा क्वेश्चन है। तो अब मेरी थोड़ी सी बात सुनना। मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये रेट कैसा चाह रहा है? ये रेट चाह रहा है मेरे भाई कैसा? हाफरली। हाफरली का मतलब ये हो गया मेरे बच्चे साल का आधा भाग। पूरी ईयर के अंदर मेरे बच्चे 12 मंथ होते हैं, तो हाफ ईयर के अंदर या मैं कह सकता हूं आधी साल के अंदर या अर्धवार्षिक के अंदर कितने महीने होंगे? 6। तो अब मुझे एक बात बताना, ये जो 10% रेट दे रखा है ये पूरी साल का है। पूरी साल का मतलब हो गया जी 12 महीने का। जब 12 महीने का मेरे भाई रेट 10% है तो मेरे साथी 6 महीने का रेट कितना होगा? आप कहोगे 5%। इसका मतलब रेट आधा होता है और मेरे बच्चे समय क्या होता है? दूना होता है। तो 18 महीने का निकालना है इसे। तो 18 महीने का मतलब मैं ये कहूंगा कि भाई ये 6 महीने, ये 6 महीने और ये 6 महीने। समझ में आ रही है बातें? अब सुनना। तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे भाई 10% 12 महीने के लिए है, तो मेरे साथी 6 महीने के लिए जो रेट रहेगा वो कितना रहेगा? 5% रहेगा। और 5% की वैल्यू होती है मेरे साथी 1/20। अब यहां से आप एक बात समझ पाएंगे कि देखो पहले साल यदि मेरे भाई देखो ये प्रिंसिपल और ये बन गया मेरे भाई अमाउंट। पहली साल 20 रुपए पर 6 महीने में, पहले 6 महीने में 20 रुपए पर एक ब्याज मिलेगी। कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। अब मेरी बात सुनना, कितने मेरे भाई पेयर बनेंगे? 1 2 3। इसका मतलब ये रेशियो 3 बार मेरे बच्चे दोहराया जाएगा। तो 3 बार दोहराने से बढ़िया ये है कि मेरे भाई आप इसका क्यूब कर दें। आप इसका क्या कर दें मेरे बच्चे? क्यूब कर दें। तो क्यूब करेंगे, 20 का क्यूब कितना होता है मेरे बच्चे? 8000 8000। और 21 का क्यूब होता है जी 9261। 9200 क्या होता है? 61। अब क्या कहा है इसने? अब इसने मुझसे यह कहा है कि भाई 18 महीने बाद राशि कितनी होगी। तो मेरे बच्चे अमाउंट पूछा है, अमाउंट कितना बन जाएगा? 9261। ऑप्शन नंबर करेक्ट ए इसका परम सत्य आंसर होगा। मैंने ऐसे क्यों कहा? क्योंकि प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी मेरे साथी 8000 है, 8000 है, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या बनेगी? 1। तो मेरे भाई 9261 में 1 से गुणा करेंगे तो आपको वही रिजल्ट मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं यह बातें आपको क्लियर रूप से समझ में आ रही होंगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर मेरे बच्चे 11 की तरफ। यह रेशियो का एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मेरी बात गौर से सुने। देखो शिफ्ट नंबर 4, यदि ए और बी, ए मेरे बच्चे वैल्यू 5 है और बी की 8 और बी की 4 है और सी की 7, तो ए बी सी का रेशियो मेरे बच्चे मुझे ज्ञात करना है। तो आपको यह पता होगा कि मेरे भाई ए बी सी के रेशियो में बी की वैल्यू कभी डबल नहीं हो सकती। जब तक बी की वैल्यू इक्वल नहीं होगी बात नहीं बनेगी। तो आप यह कहोगे सर क्या करना है? कुछ नहीं मेरे भाई, यहां बी की वैल्यू 8 है और यहां बी की वैल्यू क्या है मेरे बच्चे? 4। यहां बी की वैल्यू क्या है? 4। और यहां बी की वैल्यू क्या है? 8। तो आप एक काम करें, देखो यदि मेरे भाई इसको इक्वल करना है, कह तो 2 से भाग लगा दो 4 हो जाएगा, पर नहीं। अब बी, यहां भी बी बराबर हो, यहां भी बी बराबर हो। यदि 2 से गुणा करूंगा तो 8 दूनी 16, बी की वैल्यू 16 होगी। और इसमें मेरे साथी यदि मैं 4 से गुणा करूंगा तो यहां पर भी बी की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 16 बन जाएगी। क्लियर है बातें? अब देखना, तो यहां यदि मैं इसमें गुणा करूंगा तो ये 5 दूनी कितना बनेगा? 10। ये 5 दूनी 10 हो गया। इसका गुणा करूंगा, ये 8 दूनी कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? 16। इसका गुणा करूंगा 7 चौक कितने हो जाएंगे? 28। रेशियो का मैटर है मेरे भाई। 2 कॉमन आ रहा है, खत्म कर लो। जब 2 कॉमन आ रहा है इसे खत्म कर लो तो आप ये कहोगे जी इसका रेशियो क्या बन जाएगा? 5।
इसका रेशियो 8 और इसका रेशियो बन जाएगा मेरे भाई 14। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं ऑप्शन नंबर करेक्ट, फर्स्ट इसका परम सत्य आंसर होगा। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन मेरे बच्चे आपके द्वारा सॉल्व किया जाना चाहिए, क्योंकि यदि इसी क्वेश्चन को आप गलत करेंगे तो चीजें बिगड़ जाएंगी और मेरे बच्चे और कंपटीशन आपके लिए हावी होता हुआ चला जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं मेरे साथी ये सब बातें आपको पसंद आ रही होंगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब इसका मुझे जवाब बता दें कि इसका जवाब क्या होगा, इसका मुझे जवाब बता दें कि इसका जवाब क्या होगा। एक शानदार मेथड से मेरे बच्चे इस क्वेश्चन को मैं बताऊंगा। ऐसा क्वेश्चन मेरे भाई एग्जाम में देखने के लिए मिलता है और ये मेरे बच्चे इस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन भी है। देखो, इसके करने के अनेक तरीके हैं, पर इसका एक बहुत शानदार मेथड बताऊंगा जिससे कि आप चीजों को मेरे बच्चे आसानी के साथ सीख सकें। क्या कहा है इसने ये कहा है जब मेरे भाई, जब ये कितने से, ये 7 9 7 9 11 7 9 11 और 15 प्रत्येक में से मेरे बच्चे, प्रत्येक में से समान संख्या घटा दी जाए तो मेरे भाई परिणामी जो संख्या है वो समानुपाती में होती है। घटाई गई मेरे साथी संख्या ज्ञात करना है। इसका एक शानदार मेरे बच्चे में आपको अप्रोच बताऊंगा जिसके द्वारा आप चीजों को मेरे बच्चे आसानी के साथ करना सीख जाएंगे। क्लियर हो गई बातें? अब देखो, मैं ये कह रहा हूं कि ये संख्या क्या है मेरे बच्चे, 7/9 लिख सकता हूं। समानुपाती का मतलब होता है मेरे बच्चे, समानुपाती का मतलब होता है इक्वल पाएंगे। तो इक्वल का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, यहां इक्वल का मेरे भाई मैंने साइन लगाया और ये क्या हो गया मेरे भाई, 11/15 हो गया। अब देखो, इस क्वेश्चन के निकालने के अनेक तरीके बनेंगे, पर मैं ये कहूंगा जिस मेथड से मैं बता रहा हूं उसको आप मेरे बच्चे फॉलो करेंगे तो कितना भी बड़ा इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा आप बना पाओगे। एक तो तरीका ये होगा कि जी इसमें से क्या घटाएंगे, एक्स घटाएंगे, इसमें से एक्स घटाएंगे, यहां करेंगे, ऐसा मत करो। मैं ये कह रहा हूं मेरे बच्चे इसके डिफरेंस को इक्वल कर लो। इसके डिफरेंस को क्या कर ले, इक्वल। 7 और 2 के बीच में मेरे बच्चे कितने का डिफरेंस है, 2 का। और मेरे साथी यहां कितने का डिफरेंस है, 4 का। और ये डिफरेंस मुझे क्या करना है, इक्वल करना है। क्योंकि जब तक ये इक्वल नहीं होंगे मेरे भाई, ये बराबर का जो साइन लगाया है, इधर 2 है तो इधर भी 2, जितनी वैल्यू इधर है उतनी वैल्यू मेरे बच्चे उधर हो। देखो, अब मेरी बात सुनना, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको ये इक्वल करना है। तो आप देख रहे हो कि मेरे भाई 4 का डिफरेंस यहां है और 2 का डिफरेंस यहां, तो कहते हो 4 वाली वैल्यू को 2 बना लो या 2 वाली को 4। तो आप यदि मेरे बच्चे इसमें 2 से गुणा करेंगे तो ये भी 4 का डिफरेंस होगा, ये भी 4 का डिफरेंस होगा। अब क्या करना है आपको, देखो, यदि मैं 2 का गुणा करूंगा तो ये क्या होगा, 14। मेरे भाई x घटाया होगा, 2 का गुणा करूंगा तो -2x इक्वल। समझ में आ रही है बातें? कितने का डिफरेंस है, 4 का। तो इसका मतलब इसमें तो गुणा किया ही नहीं, ये तो 11 है और 1 का गुणा करूंगा तो x में क्या बन जाएगा मेरे बच्चे, 1, क्योंकि 4 में 1 से गुणा करूंगा तो यही वैल्यू बनेगी। अब देखो, आप बना लो यहां से। शानदार मेथड है मेरे भाई, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करना, आपकी चीजें थोड़ा सा आसान हो जाएंगी और आपकी क्लियर बात हो जाएंगी। अब एक बात बताओ, यह संख्या जाएगी मेरे भाई, यह संख्या जाएगी इधर, यह क्या बन जाएगा, x, और यह संख्या आएगी इधर, यह क्या बन जाएगा, 3। मेरे भाई घटाई जाने वाली संख्या क्या है मेरे बच्चे, 3। ऑप्शन नंबर करेक्ट डी मेरे बच्चे इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ रही होगी। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने स्क्रीन पर लगा हुआ है, इसका मुझे जवाब बता दें, इसका जवाब क्या होगा। देखो, इसने कहा है मेरे भाई प्रथम 4 विषम अभाज्य संख्याओं का क्या निकालना है मेरे बच्चे, औसत, एवरेज निकालना है। समझ में आ रही है? यह दे रखा है मेरे बच्चे दी एवरेज ऑफ दी फर्स्ट फॉर प्राइम नंबर्स। समझ रहे? दी क्या निकालना है मेरे बच्चे, ऑड नंबरों का। क्या है मेरे बच्चे, सिर्फ नंबर 4 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब मेरी बात को थोड़ा गौर से सुनना। देखो, प्राइम नंबर तो मेरे भाई 2 भी है, पर यहां आप क्या करोगे, 2 को नहीं लेंगे। 2 को इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि इसने पूछा है मेरे बच्चे ऑड नंबर, और आपको यही पता होगा कि 2 मेरे बच्चे इकलौता इन ऑड नंबर में ऐसा नंबर है जो अपने आप में इवन है। तो अब मेरी बात सुनना, पहला नंबर क्या होगा, पहला नंबर होगा 3, दूसरा नंबर होगा मेरे साथी 5, तीसरा नंबर होगा 7 और चौथा नंबर क्या होगा मेरे बच्चे, चौथा नंबर होगा आपका 11। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ रही होगी। यदि आप एवरेज की बात करेंगे, अब आप एवरेज की बात करेंगे
तो देखो आप ऐसे नहीं कर सकते फर्स्ट टर्म्स और लास्ट टर्म, क्योंकि फर्स्ट टर्म्स और लास्ट टर्म्स वहां चलता है जहां पर सीरीज के बीच में मेरे बच्चे डिफरेंस इक्वल होता है, या मैं ये कह सकता हूं जहां पर एपी बनती है। एपी का मतलब मेरे बच्चे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, जो क्रम है वो कैसा हो, इक्वल हो। तो अब मैं ये कहूंगा कि आपको निकालना है जी इसका एवरेज। जब आपको इसको एवरेज निकालना है तो 3 और 5 कितना हो गया 8, और मेरे भाई 7 कितना हो गया 15, और ये 16 कितना हो गया मेरे साथी 26। इसका मेरे भाई योग कितना हो गया, इसका योग हो गया 26। कितने नंबर है मेरे भाई 4। तो आप ये कहोगे 6 चौक कितने हो गए 24, और मेरे भाई कितना बचा 2, 0 लगाया, 5 चौक कितने हो गए 20, 6.5। ऑप्शन नंबर करेक्ट डी मेरे बच्चे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा जवाब। ऑप्शन नंबर करेक्ट बी इस क्वेश्चन का मेरे साथी क्या बन जाएगा जवाब। इस लैंग्वेज के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने की संभावना है और मेरे साथी पूछे भी गए। मैं उन क्वेश्चनों को करा रहा हूं जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, और मैंने आपको यह भी बताया कि मैं मेरे भाई वो चीज पढ़ाऊंगा आपको एग्जाम के टाइम पर जो एग्जाम में पूछी गई है या फिर मेरे बच्चे एग्जाम में आने की संभावना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसका मुझे जवाब बता दें मेरे साथी कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 14। बताएं इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। देखो मेरी बात सुने गौर से, क्या कहा है इसने। यह शिफ्ट नंबर 4 में मेरे साथी पूछा गया सवाल है। क्या कहा है क्वेश्चन ने, देखो ए बी और सी एक ही कार्य को मेरे भाई ए करता है 8 दिन में, बी करता है 4 दिन में, और सी करता है 16 दिन में। यदि मेरे भाई ए को हर दूसरे दिन कौन हेल्प करने के लिए आता है मेरे साथी, बी और सी दोनों से क्या मिलती है मेरे बच्चे, सहायता मिलती है। तो ए को संपूर्ण कार्य को पूरा करने में मेरे बच्चे कितना दिन लगेंगे। इसने यह कहा है कि 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, मेरे भाई प्रत्येक दूसरे दिन एक ही हेल्प करने के लिए आते हैं बी और सी। इसका मतलब यहां से यह निकला ए मेरे भाई एक दिन अकेला काम करेगा, तो दूसरे दिन मेरे बच्चे ए के साथ में बी और सी भी कार्य कर रहे होंगे। अब देखो मैं क्या कहना चाहता हूं, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। सबसे पहले मेरे बच्चे आप टोटल वर्क निकालें। ए इस काम को करेगा 8 दिन के अंदर, बी मेरे भाई इस काम को करेगा 4 दिन के अंदर, और मेरे साथी सी कितने दिन के अंदर करेगा इस कार्य को, सी करेगा मेरे भाई 16 दिन के अंदर। तो 8, 4 और 16 का एलसीएम क्या बन जाएगा मेरे भाई, आप कहोगे सर 16। 16 इसका क्या बन जाएगा एज ए टोटल वर्क। ये क्या है मेरे भाई, ये आपका टोटल वर्क है या ये कुल कार्य है। अब आपको ये पता होगा समय की सबसे छोटी यूनिट क्या कहलाती है मेरे भाई, एफिशिएंसी। 16 मेरे भाई टोटल काम था 8 दिन में किया, तो एक दिन का जो कार्य होता है वो क्या कहलाता है, उसकी कैपेसिटी मेरे भाई एफिशिएंसी, या मैं ये कह सकता हूं क्षमता। समय का मेरे भाई क्षमता हमेशा क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है, उल्टा होता है। टाइम और एफिशिएंसी अपने आप में कैसी होती है बच्चे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। क्योंकि जब वर्क कभी कोशिएंट होगा, जब काम निश्चित होगा, तो जिसकी क्षमता ज्यादा होगी मेरे बच्चे काम करने की, उसको टाइम कम लगेगा, और जिसकी क्षमता कम होगी मेरे साथी, उसको टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। अब मैं ये कह सकता हूं ये मेरे भाई टोटल काम 16 था 4 दिन में, तो एक दिन में 4, और ये एक दिन में क्या है मेरे भाई 1। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि मेरे भाई एक काम को स्टार्ट करता है, तो एक दिन में मेरे भाई इसने अकेला काम किया, तो एक दिन में मेरे साथी ये कितना काम कर पाएगा 2। प्रत्येक दूसरे दिन मेरे भाई ए के साथ में आ जाते हैं मेरे साथी हेल्प करने के लिए बी और सी। ये एक दिन में कितना काम करेंगे, आप कहोगे ये 4 और 2 6, और ये मेरे साथी एक दिन में कितना काम कर लेंगे 7। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई 2 दिन के अंदर कितना काम हो गया होगा, आप कहोगे 9। 2 दिन में 9 काम हो गया। तीसरे दिन कौन आएगा, आप कहोगे सर तीसरे दिन आएगा ए, और ए मेरे भाई तीसरे दिन आएगा ए, और ए एक दिन के अंदर कितना काम करता है, आप कहोगे सर ए एक दिन में कितना काम करता है 2। ये काम मेरे भाई कितने दिन हो गए, 3 दिन, और 3 दिन के अंदर मेरे भाई कितना काम हुआ है 11। अब एक बात बताओ, चौथे दिन कौन आएगा, आप कहोगे सर चौथे दिन ए के साथ में बी और सी भी आएगा। इसका मतलब तीनों काम करेंगे चौथे दिन, तो चौथे दिन तीनों काम करेंगे, तो मेरे भाई ये तीनों एक दिन में 7 काम करते हैं। काम था टोटल 16, मेरे भाई 11 हो गया है।
रिमेनिंग इसका वर्क कितना बच गया मेरे साथी? इसका रिमेनिंग वर्क बच गया है 5। अब इस 5 काम को कौन करेगा मेरे भाई एक साथ 7? तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे भाई एक दिन में ये कितना काम करते होंगे? 7 काम करते होंगे। एक दिन में मेरे भाई ये कितना काम करते होंगे? 7। तो मैं ये कह सकता हूं 3 सही 5/7 दिन के अंदर ये काम पूरा कर लेते होंगे। या मेरे भाई ऑप्शन इसमें और आगे है, इसे और सॉल्व करो। 7 × 21 और मेरे भाई 5 कितना हो गया? 26। 26 डिवाइडेड बाई क्या मेरे बच्चे? 7। 26 डिवाइडेड बाई 70 डेज के अंदर मेरे बच्चे ये इस क्रम के अनुसार कार्य हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ रही होगी। समझ में आ रही है? क्लास को शेयर करें और जिन स्टूडेंटों ने या जिन मेरे भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे साथी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि यहां से मिलने वाली मेरे बच्चे प्रत्येक क्लास आप तक पहुंच सके। और इन क्लासों की पीडीएफ भी मेरे बच्चे आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, मैथ बाय डेविड सर। या मेरे बच्चे यहां पर हमने स्कैनर का भी आपके लिए सुविधा कर रखी है, वहां से भी मेरे बच्चे आप चीजों को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इसका जवाब बता दें मेरे साथी। क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब क्या होगा? यह मेरे भाई टाइम एंड वर्क का एक सिंपल सा क्वेश्चन है। बनाओ और बताओ मेरे भाई इसका जवाब क्या होगा। शिफ्ट नंबर 4 में पूछा गया क्वेश्चन है साथी। क्या कहा है? सोहन और रोहन मिलकर एक कार्य को मेरे बच्चे कितने दिन में? 18 दिन में कर सकते हैं। यदि मेरे भाई सोहन अकेला यदि उसी कार्य को कितने दिन में? 27 दिन में कर सकता है, तो रोहन अकेला उसी कार्य को मेरे साथी कितने दिन में पूरा करेगा? तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। सबसे पहले मेरे भाई टोटल वर्क, तो सोहन और मेरे बच्चे रोहन जब ये दोनों मिल जाते हैं तो किसी काम को कितने दिन में करते हैं मेरे साथी? 18 दिन में। और सोहन अकेला कितने दिन में करता है इसे? 27 दिन में। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ रही होगी। 18 और 27 का मेरे बच्चे एलसीएम क्या बन जाएगा? 54, 54 बन जाएगा। या मैं यह कह सकता हूं सबसे बड़ा नंबर 27 है, तो मेरे बच्चे 18 से 27 नहीं कटेगा, 27 दूनी 54, 18 से भी कटेगा। तो आप ये कहोगे सर इसका जो अज्यूम किया हुआ टोटल वर्क है वो मेरे भाई क्या होगा? 54, 54 बनेगा। एज ए टोटल वर्क कितना हो गया मेरे भाई? ये 54 हो गया, ये टोटल वर्क है। देखो ये 54 टोटल काम है 18 दिन में किया, तो एक दिन में कितना काम किया होगा मेरे भाई? एक दिन में इन्होंने 3 काम किया होगा, और एक दिन में किया हुआ कार्य क्षमता, और ये एक दिन में कितना कार्य किया होगा? 2। अब एक बात बताओ, कार्य किस पे खत्म कराना है? आप कहोगे सर कार्य को जो पूरा कराना है वो रोहन पे, तो आपको मेरे भाई रोहन का समय निकालना है। तो जब रोहन का समय जब ही निकलेगा, एक तो आपके पास में टोटल वर्क हो और मेरे भाई रोहन की आपके पास क्षमता हो, क्योंकि टाइम बराबर होता है टोटल वर्क डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी। समय बराबर होता है कुल कार्य बट्टे क्षमता, और क्षमता उसकी चाहिए जिस पर मेरे बच्चे कार्य कराना है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मेरे भाई ये तो सोहन तो एक दिन में मेरे साथी 2 काम करता है, और ये दोनों मिलकर एक दिन में 3, तो ये एक दिन में कितना काम करता होगा? 1। और ये क्या है मेरे बच्चे? ये रोहन की एफिशिएंसी है। तो अब इसने मुझसे यही चीज तो कहा है, बोले सर ये रोहन अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो मेरे भाई टाइम पूछ रहा है किसका? रोहन का। तो टोटल वर्क तो मेरे भाई 54 है, और ये रोहन एक दिन में कितना काम करता है मेरे बच्चे? 1। तो इसको कितने दिन लगेंगे? 54 डेज। 54 दिन के अंदर मेरे साथी ये कार्य फिनिश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर करेक्ट बी इसका परम सत्य आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूं ये बातें आपको क्लियर रूप से समझ में आ रही होंगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 का मेरे साथी मुझे जवाब बता दें कि इसका जवाब क्या होगा। इसका जवाब क्या होगा? देखो ये टाइम एंड डिस्टेंस का ये क्वेश्चन मेरे बच्चे एग्जाम में पूछा जाता है। इसका एक शानदार शॉर्टकट तरीका मैं आपको बताऊंगा, पसंद भी आएगा। देखो एक ट्रेन मेरे भाई, एक ट्रेन बिना रुके एक निश्चित दूरी को 75 किलोमीटर पर आवर की मेरे बच्चे एवरेज स्पीड से तय करती है, और जब वह मेरे बच्चे रुकती है तो मेरे बच्चे समान दूरी को 65 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से मेरे बच्चे तय करती है। वह ट्रेन प्रत्येक घंटे में कितने मिनट के लिए रुकती है? अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर से सुनना। देखो
यहां पर एक तो मेरे बच्चे स्टॉपेज ट्रेन है जो रुक रुक के चलती है, और एक मेरे बच्चे और एक नॉन स्टॉपेज ट्रेन है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं एक ट्रेन ऐसी है पैसेंजर जो रुक रुक के चल रही है, और एक ट्रेन ऐसी है जो एक्सप्रेस है मेरे बच्चे, नॉन स्टॉप चल रही है। तो आपके दिमाग में ये चीज तो मेरे भाई पक्की तरह समझ में भी आ गई होगी कि एवरेज स्पीड उसकी ज्यादा होगी जिसने स्टॉपेज नहीं लिया होगा, क्योंकि जो स्टॉपेज लेके मेरे बच्चे स्टॉपेज लेके गई होगी तो वहां क्या होगा कि उसकी एवरेज स्पीड कम आएगी, क्योंकि चलेगी रुकेगी चलेगी रुकेगी। तो अब इसने एक बात कहा है कि मुझे क्या बताना है मेरे बच्चे कि ये 1 घंटे में कितने मिनट के लिए रुकती है। तो अब मुझे एक बात बताओ, जब मेरे भाई नॉन स्टॉपेज चलती है तो इसकी स्पीड कितनी होती है? आप कहोगे सर 75 किलोमीटर पर आवर। सुनना मेरी बात को। अब ये मेरे भाई जब स्टॉपेज लेना चालू करती है तो स्पीड कितनी हो जाती है? 75। तो एक बात बताओ 75 से 65 हो गई, कितनी स्पीड कम हुई मेरे बच्चे? पहले के अकॉर्डिंग 10। ये 1 घंटे में मेरे बच्चे ये रुका हुआ मैटर है इसका, पर ये मिनट में पूछ रहा है किससे गुणा करोगे? 60 से। क्लियर हो गई बात? अब देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे, कैलकुलेशन कर लें आप। देखो ये मेरे भाई 15 पंजे 75 और 15 चौका 60, और मेरे भाई ये कितना हो गया? 2। मैं ये कह सकता हूं 8 मिनट पर आवर। 1 घंटे में मेरे साथी ये कितने मिनट के लिए रुकेगी? 8 मिनट के लिए रुकेगी। ऑप्शन नंबर करेक्ट, बी इसका परम सत्य आंसर है। एक शानदार अप्रोच के द्वारा मैंने आपको यह बताया कि मेरे भाई रुकी है, एवरेज स्पीड कम हुई है किसके कारण? स्टॉपेज के कारण। पहले 75 अब 65, 10 की स्पीड कम हुई। प्रत्येक मेरे भाई मैं ये कह सकता हूं 75 किलोमीटर पर प्रत्येक बार मेरे बच्चे 10 किलोमीटर क्या होता जाएगा? इसका मतलब कम होता जाएगा। क्लियर हो गई? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है मेरे साथी, इसका मुझे जवाब बता दें कि इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब बताएं। क्या कह रहा है? यह एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है। देखो क्या कहा है इसने मुझसे एक बात यह कहा है कि एक ट्रेन मेरे भाई, एक ट्रेन पहले 10 मिनट में कितने मेरे बच्चे 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, क्लियर है, आगे, और अगले 25 मिनट में 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, और मेरे बच्चे अंतिम 4 मिनट में 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। तो ट्रेन की मेरे बच्चे एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड का जो कंसेप्ट है आपके एग्जाम के लिहाजे से मेरे बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इस पर 3-4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक जगह ऐसी होती है सिर्फ स्पीड दी हुई होती है, आपकी बात बन जाती है। एक जगह क्या होता है स्पीड दे देता है तो मेरे बच्चे स्पीड और डिस्टेंस दे देता है, वहां टाइम निकालना पड़ता है। एवरेज क्या है? एवरेज टोटल है। स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम। तो एवरेज स्पीड बराबर हो जाएगा टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। अब मेरी बात सुनना मेरे भाई, मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है एवरेज स्पीड। मेरी बात गौर से सुनना, मुझे मेरे साथी क्या निकालना है? इसका एवरेज स्पीड निकालना है। अब मुझे एक बात बताओ, आपको चाहिए टोटल डिस्टेंस। एवरेज स्पीड बराबर क्या होगा? यह होगा जी टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, यह बनेगा। तो आप यहां से डिस्टेंस निकालेंगे तो देखो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मेरे बच्चे 10 मिनट में टाइम बनाना है 60 से गुणा, तो यह कितना हो गया? 6। 15 छक्के मेरे भाई कितना हो जाएगा? 90। 15 छक्के कितना हो जाएगा? 90। मेरे भाई पहली बार तो इसने 15 किलोमीटर की दूरी को तय किया, प्लस सेकंड कंडीशन में मैं ये कहूंगा 60 किलोमीटर की स्पीड है 25 मिनट में, 25 बट्टे क्या हो जाएगा? 60 मेरे बच्चे, 60 भी खत्म हो जाएगा। सेकंड जो मेरे बच्चे डिस्टेंस बनेगी वो क्या बनेगी? 25 किलोमीटर। क्लियर है बातें? ये 2 चीजें तो मेरे बच्चे आपको समझ में आ गई होंगी। तीसरी कंडीशन क्या मेरे भाई 15 किलोमीटर की किसमें 4/60 हो गया, तो 15 चौका 60, ये मेरे भाई 1 किलोमीटर। ये तीसरी बार में कितने किलोमीटर मेरे बच्चे? 1 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई मेरे साथी टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई मेरे बच्चे टोटल टाइम। तो टाइम की बात है तो आप एक काम करें, 10 मिनट दिए, 10 मिनट हो गए, ये 25, 35 मिनट, और 4 मिनट कितने हो गए? 39 मिनट। ये क्या हो गया मेरे साथी? ये 39 मिनट हो गए। अब यदि आप इसको सॉल्व करेंगे
तो आप एक चीज देखेंगे कि 15 और 25 40, समझ में आ रही है बात? 25 और 15 40 और 1 41, ये 41 और मेरे भाई डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, ये आप इसको, ये किसमें, ये किलोमीटर में, स्पीड निकालनी है किलोमीटर पर आवर में, तो ये आप क्या करेंगे मेरे बच्चे 60 से या क्या करेंगे भाग, तो ये क्या हो गया 1 घंटा। अब यहां से यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप ये देखेंगे 60 कहां चला जाएगा ऊपर, तो मैं ये कह सकता हूं 41 इंटू कितना हो गया 60 और डिवाइडेड बाई क्या हो गया मेरे बच्चे 39। 3 से काटूंगा 13 बार, 3 से काटूंगा मेरे साथी कितना बार कट गया 20 बार। 41 दूनी कितना हो गया 82, ये मेरे भाई कितना हो गया ये। अब आप इसे सॉल्व करें तो कितना हो गया 13 छिक्के 78, 13 थी 39 और ये क्या बन गया 1/13। 63 सही 1/13 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, इसकी एवरेज स्पीड बनेगी। मैं उम्मीद करता हूं मेरे साथी यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ रही होगी। क्लियर है? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने स्क्रीन पर लगा हुआ है मेरे साथी, इसका मुझे जवाब बता दें कि इसका जवाब क्या होगा। इसका जवाब क्या होगा, इसका मुझे जवाब बताएं, इसका मुझे जवाब बताएं कि इसका जवाब क्या होगा। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है ये मेरे बच्चे, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। ये टॉपिक भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और यहां से मेरे बच्चे आपको क्वेश्चन देखने को मिलते ही रहेंगे। इसका जवाब बताएं, इसका जवाब क्या होगा। देखो इसने क्या कहा है कि मेरे भाई 550 मीटर और 650 मीटर की लंबाई वाली दो ट्रेन मेरे भाई कितना 68 किलोमीटर पर आवर और 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मेरे बच्चे कैसे अपोजिट डायरेक्शन में, कौन सी विपरीत दिशाओं में मेरे बच्चे एक दूसरे के समांतर चल रही हैं, कितने समय में मेरे बच्चे वे एक दूसरे को पार कर जाएंगे। तो आपको मेरे बच्चे रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट पता है, टाइम यहां कैसा है निश्चित है। जब टाइम निश्चित है तो आप यहां से मेरे बच्चे सापेक्षिक चाल या रिलेटिव स्पीड को बना सकते हैं। सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड में मेरे बच्चे स्पीड हमेशा माइनस होती है और अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड हमेशा कैसी होती है, प्लस होती है। तो मैं ये कहूंगा आपसे कि आपको क्या करना है, यह है टाइम। टाइम बराबर होगा डिस्टेंस बाई स्पीड। तो आप एक बात देखेंगे कि ये तो है मेरे बच्चे 550 और ये कितना है आपका 650। तो 550 की तरफ लाया 600 और 600 कितना हो गया 1200। ये मेरे साथी कितने मीटर हो गया, ये डिस्टेंस हो गया 1200 मीटर डिवाइडेड बाई स्पीड। तो स्पीड को आप देखेंगे कैसी है, अपोजिट डायरेक्शन। तो अपोजिट डायरेक्शन है तो मेरे बच्चे स्पीड क्या होगी, यहां प्लस होगी। तो एक बात बताओ, ये स्पीड तो है 68 और ये स्पीड है मेरे बच्चे 40। डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट डायरेक्शन। और अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मेरे साथी स्पीड हमेशा कैसी बनेगी, पॉजिटिव, दोनों जुड़ जाएंगी। तो 68 और 40 ये कितना बन गया मेरे भाई 108। तो अब मेरी बात गौर से सुनना, ये 108 कैसा है मेरे साथी, ये किलोमीटर पर आवर है। कैसा है, ये किलोमीटर पर आवर है। किसमें चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में जब चेंज करूंगा तो कितने से गुणा करूंगा मेरे बच्चे 5/18 से। किससे गुणा करूंगा 5/18 से। 9 से काटूंगा 2 बार कटेगा और देखो ये काटूंगा 6 बार, वैसे पूरा कट जाएगा। 9 1 9, 9 दूनी 18 और इससे ये कितनी बार कटेगा 6 बार और 5 कितना हो जाएगा 30। मेरे भाई इसकी स्पीड हो जाएगी 30 मीटर पर सेकंड। इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 30 मीटर पर सेकंड। अब देखो यहां से आप इसको सॉल्व कर लें तो आप जब सॉल्व करेंगे तो 0 से तो मेरे भाई 0 कटेगा। 3 चौवा कितने हो गए 12, ये 40 हो गया। मीटर से मीटर खत्म, इसका जवाब होगा 40 सेकंड। मेरे भाई इसका जवाब क्या होगा 40 सेकंड इसका जवाब होगा। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ गई होगी। इस क्वेश्चन का मेरे भाई क्या बनेगा जवाब। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने स्क्रीन पर है, इसका जवाब बता दें मेरे साथी, इसका जवाब क्या होगा, इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। देखो ये मेरे भाई शिफ्ट नंबर, ये शिफ्ट नंबर 4 में पूछा गया सवाल है। लगाओ इसका जवाब, बताएं इसका जवाब। देखो इसने एक बात कहा है कि भाई एक ट्रायंगल, एक त्रिभुज की दो साइड कैसी है मेरे बच्चे, इक्वल है।
और तीसरी साइड इनमें से किसी भी एक भुजा की कितने हैं मेरे बच्चे, ये 1.5 टाइम्स है। यदि मेरे साथी त्रिभुज का परिमाप कितना है मेरे बच्चे, पैरामीटर कितना है, 14 है, तो त्रिभुज का मेरे बच्चे क्षेत्रफल क्या होगा। शानदार क्वेश्चन है मेरे बच्चे, सिंपल लैंग्वेज का क्वेश्चन है। इसका मुझे जवाब बताएं कि इसका जवाब क्या होगा। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सपोज करो मेरे भाई मेरे पास कोई त्रिभुज है, सुनना मेरी बात को, तो इनकी जो साइड है ना, ये दो साइड बराबर है और तीसरी साइड का कितने गुना है मेरे साथी, 1.5 गुना। दो साइड बराबर है और तीसरी साइड का कितना है मेरे बच्चे, 1.5 गुना है। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि यदि ये साइड 2 है तो ये भी साइड 2 होगी, ये साइड 2 है तो ये भी साइड 2 होगी, ये भी साइड 1 है तो ये भी साइड 1 होगी। अब मेरी बात को गौर से सुनना, मैं ये कह रहा हूं कि ये एक साइड का, एक साइड जो तीसरी जो साइड है ना उसका 1.5 गुना है, तो एक 1.5 गुना है तो दूसरा भी 1.5 गुना होगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं ये साइड 2 ये 2 तो ये कितनी हो जाएगी, 3। सुनना मेरी बात को। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं ये मेरे भाई, पर मैंने एक बात देखा, इसका पैरामीटर 14 नहीं हुआ, इसका मेरे बच्चे परिमाप 14 नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये 3 और 2 5 और 7 हुआ। इसका मतलब इसका डबल नंबर, इसका मतलब इसका जो डबल नंबर है ना, इसका जो डबल नंबर है मेरे भाई वही इसकी वैल्यू बन जाएगा। कैसे? ये 7 बना है, मुझे 14 चाहिए, तो आप कहोगे क्या सर ये कितना होगा, ये तो होगा 4 और ये होगा 4। सुनना मेरी बात को, जैसे मैंने ये मान लिया A है, ये B है, ये कोई C है। अच्छा ये कितना हो गया, 4 और 4 8। जैसे मैं ये कहूं कि भाई यहां से मैं सपोज करो कोई माध्यिका बनाऊं, यहां से मेरे भाई कोई भी मैं माध्यिका बनाऊं, तो अब आप एक बात कहेंगे ये मेरे भाई यहां पर मैंने कोई माध्यिका बनाई तो ये कितना बन गया, M बन गया। क्लियर हो गई बात। अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर से सुने, मैंने क्यों कहा है, क्योंकि मेरे भाई मैंने इसलिए बनाया क्योंकि एरिया पूछ रहा है, और एरिया बराबर क्या होगा मेरे भाई, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो अब मैं ये कहूंगा कि मेरे भाई ये 3 थी, अब ये 14 बनानी है, तो देखो आधी आधी हो जाएगी, 3 यहां हो जाएगी और 3 यहां हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर रूप से समझ में आई होगी। अब एक बात बताओ, ये 4 है ये 3 है, तो मेरे भाई ये वैल्यू कितना होगा, आप कहोगे सर √7। समझ में आ रही होगी, ये 4 है ये 3 है, तो ये क्या होगा, √7 पाइथागोरस प्रमेय। क्लियर हो गई बात। अब मेरी बात को गौर से सुने। अब इसका क्या निकालना है मेरे साथी, मुझे एरिया निकालना है। इसका क्या निकालना है मुझे, एरिया। तो आप देख रहे होंगे 4 और 4 8 और 6 कितना हो गया मेरे बच्चे, 14। तो एरिया इसका निकालेंगे तो क्या होगा, 1/2। क्लियर है? यह क्या बनेगा मेरे भाई, बेस। बात क्लियर रूप से समझ में आ रही है? यह क्या बन जाएगा यहां से, 1/2 बेस। बेस का मतलब क्या हो जाएगा, 3 और 3 6 इंटू हाइट। हाइट का मतलब हो जाएगा मेरे बच्चे √7। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आई होगी। एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस 3 और 3 कितना हो गया, 6, और मेरे भाई हाइट कितनी होगी, 7। अब यहां से यदि आप सॉल्व करेंगे इसे तो आसानी के साथ आंसर तक पहुंच पाएंगे। ये 2 से मेरे भाई 6 3 बार जाएगा। इसका जो एरिया आएगा वो 3√7 मेरे बच्चे, इसका यूनिट स्क्वायर इसका जवाब बनेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ गई होगी। इस लैंग्वेज के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, भयभीत नहीं होना है। यह जो पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग मेरे साथी आपको क्या करना है, कार्य करना है। क्लियर है बातें? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का मेरे साथी मुझे जवाब बता दें कि इसका जवाब क्या होगा। इसका मुझे जवाब बताएं, इसका जवाब क्या होगा। देखो यह मेंसुरेशन का क्वेश्चन है और एग्जाम में मेरे बच्चे पूछा गया क्वेश्चन है। देखो क्या कहा है इसने, क्वेश्चन नंबर 20। इसने एक बात कहा है कि यदि मेरे बच्चे 15 सेंटीमीटर व्यास के, 15 सेंटीमीटर मेरे बच्चे क्या दे रखा है, एक व्यास दे रखा है, एक ठोस गोले से 125 मेरे बच्चे एक समानीय, 125 एक समानीय छोटे गोले बनाए जाते हैं, तो प्रत्येक छोटे गोले का क्या पूछ रहा है मेरे बच्चे, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो अब मैंने आपको एक बात यह सिखाया था मेरे बच्चे कि आपको एक चीज अच्छे तरीका से जाननी चाहिए कि मैं किसी भी चीज को यदि किसी भी चीज में चेंज कर रहा हूं तो मेरे साथी उनका आयतन कभी चेंज नहीं होता, उनका वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होता। तो मैं यह कह सकता हूं, पहले सपोज करो ये बड़े थे गोले और बाद में क्या बन गए मेरे बच्चे, छोटे।
सुनना मेरी बात को गौर से, और ये क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर स्थिति में आएंगे। क्लियर है, समझ में आ रही है चीजें। अब देखो, यदि गोले के आयतन की बात करोगे तो क्या बनेगा, 4 पाई आर स्क्वायर। क्या बन जाएगा मेरे साथी, ये 4 पाई आर स्क्वायर। समझ में आ रही है, ये किसकी वैल्यू पूछ रहा है, ये इसकी वैल्यू पूछ रहा है। यदि आयतन में जाओगे तो ये क्या बन जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई क्या बन जाएगा मेरे बच्चे, आर क्यूब। समझ में आ रही है, ये आपका सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ये बन जाएगा, और ये वैल्यू मेरे बच्चे दे रखा है। अब देखो, जब बड़े थे तो अब एक बात बताओ, इसका मेरे बच्चे व्यास कितना है, इसका व्यास 15 है, तो मेरे बच्चे रेडियस इसका आधा हो जाएगा, 15 मेरे साथी 2 बच जाएगा। अब गोले के आयतन में मैं यदि बात करूंगा, गोले की चीज गोले में ही चेंज की गई है, तो आप ये कहोगे सर ये क्या बनेगा, 4/3 पाई आर क्यू। तो आर का मतलब पहले मेरे बच्चे रेडियस इसका इतना था, तो आप कहोगे 15/2। इसकी वैल्यू भी 15/2 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू भी 15/2 हो जाएगी। इक्वल टू, एक बात बताओ, ये है कितने हैं, ये मेरे बच्चे 125 है, तो 125 है, तो ये 125 बनाने हैं 125 के, और ये क्या हो गया जी, 4/3 पाई आर क्यू। 4/3 पाई क्या हो गया जी, आर क्यू हो गया। 4/3 क्या बन गया मेरे साथी, पाई आर क्यू। अब बना लो यहां से, देखो तो मैं ये कहूंगा 4 पाई से, तो 4 पाई खत्म हो गया। देखो 5 से 25 बार गया, तो 5 से मेरे भाई ये 3 बार गया, फिर ये 5 से 5 बार गया, तो 5 से ये 3 बार गया, फिर 5 से मेरे भाई ये कितने बार चला गया, 3 बार चला गया। तो अब मैं ये एक बात ये कहूंगा आपसे कि आर क्यू की जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, 3 3 9 27। ये आर क्यू बराबर कितना बनेगा मेरे बच्चे, 27 डिवाइडेड बाई 8। 27 डिवाइडेड बाई क्या बन गया मेरे भाई, 8। ये क्या बन गया, ये रेडियस की क्यू बन गई। ये क्या बन गया मेरे भाई, रेडियस की क्यू। तो रेडियस यदि आप निकालोगे तो ये क्या बन जाएगा मेरे साथी, 3/2। 3 क्या बन जाएगा मेरे भाई, 2। तो अब एक बात बताओ, गोले का क्या पूछ रहा है मेरे बच्चे, पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या पूछ रहा है मेरे बच्चे, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया यदि आप निकालोगे इसका, तो अब मैं उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। सरफेस एरिया निकालोगे तो सरफेस एरिया होता है मेरे भाई 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 तो ये दे रखा है, समझ में आ रहा है, पाई भी दे रखा है, और मेरे भाई आर की वैल्यू कितना दे रखा है, ये क्या बनेगा, आर स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा जी 9/4। 9/4 हो गया, 4 से 4 खत्म हो गया, इसकी वैल्यू बन जाएगा मेरे बच्चे 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर करेक्ट मेरे साथी क्या बन जाएगा, ए। मैं उम्मीद करता हूं ये बात अब कुछ जो मैंने आपको अब तक पढ़ाया है सब कुछ मेरे साथी समझ में आ रही होगी। जैसा कि आपको पता है आज 1 जनवरी है, मेरे बच्चे प्रण लो, क्योंकि यूपी पुलिस और एसएससी जीडी आपके सामने मेरे बच्चे टारगेट लेकर खड़ी हुई है। मैं मां सरस्वती से यही आराधना करूंगा मेरे बच्चे कि आपको सफलता प्राप्त हो, आपकी मेहनत का रिजल्ट आपको मिले। क्लियर है बातें, चलते हैं मेरे भाई आगे। देखो, थैंक यू क्लास। यदि आपको यह लगता है डेविड सर का पढ़ाने का तरीका अच्छा है तो मेरे भाई क्लास को लाइक कर दें। आपको लगता है कि मेरे भाई आपको ये कंटेंट पसंद आता है, शेयर कर दें, और मेरे भाई कमेंट भी कर हमें यह बताएं कि आपको ये क्लासेस कैसी लग रही हैं। और मेरे बच्चे आप हमसे और क्या उम्मीद करते हो, क्योंकि जब तक आपके कमेंट मुझ तक नहीं पहुंचेंगे ना, तो मेरे साथी मुझे ये नहीं पता पड़ेगा कि मुझे आपके साथ क्या करना है। जो स्टूडेंट ये कहते हैं सर टेलीग्राम चैनल हमें ज्वाइन करना है, क्यों, क्योंकि ये पीडीएफ वहां से ओवरऑल टोटल मिलेंगी, और जितनी क्लासेस हैं वहां से आप ले सकते हैं, या जितने नोटिफिकेशन या मेरे बच्चे एजुकेशन से संबंधित जितनी चीजें हैं आप टेलीग्राम के द्वारा मेरे बच्चे वहां से चीजों को आप देख सकते हैं। क्लियर है बातें, मैं उम्मीद करता हूं ये सब कुछ चीजें आपको पसंद आ रही होंगी। क्लियर है, सब्सक्राइब भी करें मेरे भाई चैनल को, ये कैरियर क्राफ्ट आपका परिवार है। क्लियर है, मैं उम्मीद करता हूं ये सब कुछ चीजें आपको पसंद आई होंगी। आज मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं, नेक्स्ट क्लास फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।